वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ बार्सिलोना। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज मैं आपको लेके जाऊंगा बार्सिलोना के बहुत सारे फेमस प्लेसेस पे और साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि एज अ वेजिटेरियन आप बार्सिलोना में क्या क्या खा सकते हैं। लेकिन अगर आप हैं नॉन वेजिटेरियन तो आपके लिए वहाँ पे खाने की भरमार है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जानना है कि एज अ वेजिटेरियन आप क्या क्या खा सकते हैं और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और आपको मैं दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें। दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन द वीडियो। Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song but brand new dance. I wear out लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं बाज़ल से बार्सिलोना पहुंच चुका हूं और वहां पे मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जब दोपहर का टाइम होता है तो सबसे पहले हमें याद आता है अपना खाना। तो उसी वजह से मैंने देखा कि मेरी बकेट लिस्ट में थी एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था फ्लेक्स एंड केल, जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। तो मैं पहुँच गया वहाँ पे अपने लंच के लिए। working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't फ्लेक्स एंड give केल है this एक वेगान एंड वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको मिल जाते हैं बहुत सारे ऑप्शंस। मैंने अपने लंच के लिए ऑर्डर किया था मैंगो एवोकाडो टार्टार और एक बाव बन, और डेजर्ट के लिए मैंने ऑर्डर किया था एक वेगान चीज़ केक और एक कप ऑफ कॉफ़ी। और उस सब के लिए मैंने पे किए थे अराउंड 25 यूरोज़, जो कि होते हैं 2200 इंडियन रुपीज़। डिलीशियस लंच के बाद मैं निकल गया बार्सिलोना के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस आर्क दे ट्रम्फ को देखने के लिए। आर्क दे ट्रम्फ को आप कंपेयर कर सकते हैं हमारे इंडिया गेट की तरह या फिर पेरिस के आर्क दे ट्रम्फ की तरह, लेकिन बार्सिलोना का ये आर्क दे ट्रम्फ है बहुत ही छोटा सा। ये बनाया गया था 1888 में, जब बार्सिलोना ने होस्ट किया था यूनिवर्सल एग्जीबिशन, और उस समय पे इसको एज अ मेन गेट की तरह यूज़ किया गया था। अगर आप बार्सिलोना जा रहे हो तो इस प्लेस पे ज़रूर जाइए, और क्योंकि ये प्लेस है फेमस अपने सिंबल और अपने स्कल्पचर्स की वजह से। यहाँ पे आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आप खाने के बाद या फिर शाम के समय पे यहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं। आर्क दे ट्रम्फ के सामने ही है 1 किलोमीटर लंबी वॉक जो आप कर सकते हैं और आप नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि उसके चारों ओर है बहुत सारी ट्रीज़ और गार्डन। बार्सिलोना में पानी के लिए कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह पे आपको दिख जाएंगे ऐसे वाटर टैप्स या फिर वाटर फाउंटेन्स जहाँ से आप अपनी वाटर फिलअप कर सकते हैं। और आर्क दे ट्रम्फ के साइड में ही पड़ता है पार्क डे ला सिटाडेल, जो कि है बार्सिलोना का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पार्क, जहाँ पे है छोटे छोटे से लेक जहाँ पे आप कर सकते हैं बोटिंग या फिर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं उस पार्क में अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ। put them back, no matter what they try. इट्स क्वाइट फनी कि यूरोप के अंदर कोई भी पिजन होता है तो वो आपसे बिल्कुल भी नहीं डरेगा। अगर आप उसे उड़ाने की कोशिश भी करेंगे फिर भी वो वहाँ से नहीं उड़ते। पार्क डे ला सिटाडेल है बहुत ही ब्यूटीफुल और वहाँ पे करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे मुझे नज़र पड़ी एक बहुत बड़े एलिफेंट के स्कल्पचर पे, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तो अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। It's you and I. पार्क डे ला सिटाडेल के अंदर ही पड़ता है एक बहुत बड़ा मोन्यूमेंटल जिसका नाम है कास्कादा मोन्यूमेंटल, जिसकी डिज़ाइन की थी जोसेफ फोंटेसेरे ने इन 1875, और उनको ये मोन्यूमेंटल बनाने में लगा था कुछ 5 सालों का समय, और इन 1881 ये पब्लिक के लिए ओपन था। और अगर आप भी पार्क डे ला सिटाडेल विज़िट कर रहे हैं तो इस मोन्यूमेंटल को विज़िट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब भी आप जा रहे हैं आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उसको देखने के लिए। कास्कादा मोन्यूमेंटल के साइड में है स्टेयर्स जो लेके आप ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर जाने के बाद आपको मिलेगा पार्क डे ला सिटाडेल का बहुत ही बेहतरीन व्यू, और वहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएंगे कई सारे स्ट्रीट आर्टिस्ट जो अपनी परफॉर्मेंस कर रहे होंगे। और ये है एक टूरिस्टिक प्लेस, सो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने फ़ोटो खिंचवा रहे होंगे। तो अगर आप भी फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आपको भी थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। पार्क डे ला सिटाडेल ख़त्म करने के बाद मैंने डिसाइड किया सिटी सेंटर जाने के लिए, और सिटी सेंटर है प्लाजा दे काटलोनिया, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। बार्सिलोना का सिटी सेंटर है ये प्लाजा दे काटलोनिया, जहाँ पे होते हैं बहुत सारे लोग और वहाँ पे आपको मिलते हैं हर तरह की चीज़ें। वहाँ पे होते हैं बड़े बड़े शोरूम्स, और वहाँ से ही स्टार्ट होती है बार्सिलोना की फेमस स्ट्रीट ला राम्बला। और अगर आपको बार्सिलोना के सिटी सेंटर से कहीं पे भी जाना है तो आपको कनेक्शन भी यहीं से ही मिल जाता है।
और प्लाजा दे काटालोनिया पे है एक बहुत बड़ा स्क्वायर जहाँ पे है बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन किए हुए फाउंटेन्स और बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स चारों ओर। और वहाँ पे आपको दिख जाएंगे ऐसे सोप बबल बनाने वाले कई सारे स्ट्रीट आर्टिस्ट जो कि यूरोप में बहुत ही कॉमन है। तो अगर आप अपने बच्चे या फिर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे प्लाजा दे काटालोनिया पे भी आप कई सारा समय स्पेंड कर सकते हैं। प्लाजा दे काटालोनिया घूमने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब होटल जाके थोड़ा फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि गर्मी की वजह से आपको बहुत ही थकान महसूस होती है। तो उसी वजह से मैं निकल गया अपनी होटल की ओर। और मैं अपने वीडियो में बताना ही भूल गया था कि अंदर से मेट्रो कैसी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अंदर से मेट्रो बहुत ही क्लीन और फुल्ली एयर कंडीशनिंग होती है। तो गर्मी की वजह से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेट्रो में फुल AC होता है। होटल में फ़्रेश होने के बाद मैं निकल गया फिर से ला रामबला की स्ट्रीट पे, और वहाँ पे ही थी मेरी बकेट लिस्ट की सेकंड रेस्टोरेंट जिसका नाम है टेरेसा कार्लस। वो भी एक वेगान एंड वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और वहाँ पे मैंने स्पेनिश फूड खाया, और आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं वहाँ का स्टाफ भी बहुत ही फ्रेंडली है और वो भी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं, और आपको वहाँ मेन्यू भी इंग्लिश में मिल जाएंगे। स्टार्टर में मैंने ऑर्डर किया था पटाटा ब्रावास, 6 क्रोकेटास एंड पान कॉन टमाटर। पटाटा ब्रावास कुछ फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ही होते हैं, लेकिन वो स्पेन में बहुत फेमस है और वो सर्व होते हैं एक स्पेशल सॉस के साथ। उसके साथ थे 6 क्रोकेटास जिसको आप स्नैक्स बोल सकते हैं, जिसके अंदर अलग अलग फिलिंग्स होती है और वो डीप फ्राइड होते हैं। और पैन कॉन टमाटर बस एक नॉर्मल सी ब्रेड होती है और उस पर एक स्पेशल टोमेटो का सॉस लगाया हुआ होता है। लेकिन बिलीव मी गाइस, दिस ऑल थिंग्स वेर रियली रियली डिलीशियस। मेन कोर्स के लिए मैंने ऑर्डर किया था स्पेनिश पाएया, जो कि होता है मेनली सी फूड के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको वेगान ऑप्शन भी मिल जाता है। और सेकंड मेन कोर्स था काटालोन खानेलोनी, जो कि मशरूम से बनी हुई एक क्रीम की डिश होती है एंड इट्स रियली डिलीशियस। मैंने ट्राई किया पहली बार एंड आई रियली लव्ड इट। डिनर ख़त्म करने के बाद मैं फिर से निकल गया ला रामबला की स्ट्रीट पे। और बार्सिलोना जितना दिन में ब्यूटीफुल है उससे ज़्यादा वो रात में ब्यूटीफुल है। और ला रामबला की स्ट्रीट पे आपको मिल जाएंगे कई सारे रेस्टोरेंट्स, और जहाँ पे उनके वेटर्स आपको इनवाइट करेंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए। और वहाँ पे ज़्यादातर ऑप्शंस नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, या फिर आपको रेयरली कोई वेजिटेरियन ऑप्शंस वहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन अगर आप बार्सिलोना घूम रहे हैं तो रात में बार्सिलोना घूमना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप मेरी तरह इस स्पॉट पे जाना चाहते हैं तो आप ला रामबला पे बस सीधे चलते जाइए 1.2 किलोमीटर्स, और उसके बाद आपको दिख जाएगा ये पोर्ट। और उस स्पॉट के बाद आपको दिखेगा एक प्लेस जिसका नाम है रामबला दे मार, जहाँ से आपको मिल जाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ और आप वहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रात को हो गई थी बहुत ही देर सोने में, तो उसी वजह से दूसरे दिन मैं बहुत ही लेट उठा और तकरीबन 12:30 बजे मैं उठा और मुझे लगी थी बहुत ही भूख। तो मैं सबसे पहले निकल गया अपने लंच की तरफ। आज का लंच हो रहा है एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में जो मैंने फाइंड किया था ऑनलाइन यूट्यूब के एक व्लॉग में, और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मैक्सिकन खाने के लिए। तो आपको बताऊँगा मैंने क्या क्या खाया और मैंने कितना पे किया। तो अगर आप भी खाना चाहते हैं वहाँ पे तो मैं उसका एड्रेस भी सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और लेट्स सी द ब्यूटी ऑफ बार्सिलोना। इस रेस्टोरेंट का नाम है गलोसांटो और ये एक वेगान मैक्सिकन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको सारी मैक्सिकन डिशेस वेगान ऑप्शंस में मिल जाती है, इसीलिए मैंने ये रेस्टोरेंट सिलेक्ट किया था। लंच के लिए सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया बुरीटो। बुरीटो फ्रैंकी की तरह ही होता है जिसके अंदर स्टफ़ होते हैं राइस, बीन्स एंड वेजीज़। उसको ख़त्म करने के बाद मैंने ऑर्डर किए 2 डिफरेंट काइंड ऑफ टाकोस जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। लेकिन इस रेस्टोरेंट का मुझे खाना उतना पसंद नहीं आया क्योंकि खाना बहुत ही ऑयली था और बहुत ही सॉल्टी था। और जब भी आप मैक्सिकन खाने जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं रियली स्पाइसी फूड, लेकिन यहाँ का खाना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आया। और इन सारी चीज़ों के लिए मैंने पे किए थे 33 यूरोज़ जो कि होते हैं 2900 इंडियन रुपीज़। लंच ख़त्म करने के बाद फिर से मैं निकल गया बार्सिलोना की स्ट्रीट्स पे बार्सिलोना को एक्सप्लोर करने के लिए।
तो ऑन द वे मुझे एक शॉप दिखी जिसका नाम था काकीगोरी, और वो शॉप एक जापानीज़ फूड स्टोर था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ जापानीज़ भी ट्राई कर लिया जाए, और क्योंकि बार्सिलोना में बहुत ही गर्मी थी तो मैंने सोचा कि चलो जापानीज़ आइसक्रीम ही ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक जापानीज़ आइसक्रीम है, लेकिन वो था कुछ बस शेव्ड आइस जो इंडिया में हमको हर जगह पे मिल जाता है, और उसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं था, बस शेव्ड आइस और उस पे सम शुगर सिरप्स डाली हुई थी विद सम कलर्स, और मतलब टेस्ट भी बस इंडिया के शेव्ड आइस की तरह ही था। उसके लिए मैंने पे किए थे 3 यूरोज़, जो कि होते हैं 216 इंडियन रुपीज़। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है कासा मिला, तो मैं पहुँच गया कासा मिला को देखने के लिए। और कासा मिला फेमस है अपनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन और आर्किटेक्ट की वजह से। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बार्सिलोना में आपको चारों ओर दिख जाएंगी ऐसी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स जो कि बनाई गई है एंथनी गाउडी के द्वारा। और एंथनी गाउडी का सबसे बड़ा क्रिएशन है ला साग्रादा फैमिलिया, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। लेकिन कासा मिला को अंदर से देखने के लिए आपको पे करनी पड़ती है 27 यूरो की टिकट। कासा मिला देखने के बाद मैं जा रहा था मोंजुइक कासल, और मोंजुइक कासल जाने के लिए आपको लेना पड़ता है एक फनिकुलर। हम जा रहे थे मोंजुइक, और मोंजुइक जाने के लिए आपको लेना पड़ता है एक फनिकुलर, और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हम आधे घंटे से ढूंढ रहे थे कि कहाँ से जाए। और एक आदमी ने हमें रास्ते पे हम ढूंढ रहे थे, और एक आदमी ने हमें बताया कि एक्चुअली हमें मेट्रो के स्टेशन में ही डाउन स्टेयर्स जाना है और वहाँ पे है। तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं तो गूगल मैप्स पे मत जाइए, गूगल मैप्स पे गलत पता लिखा हुआ है। किसी भी बंदे से पूछ लिया आप मेट्रो में, वो आपको बता देगा कि कहाँ से आपको मिल सकता है वो फनिकुलर। और अब हमें मिल चुका है रास्ता, हम जा रहे हैं वहाँ पे, और मैं आपको बताऊँगा कि कैसा है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस फनिकुलर को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके टी कैजुअल या फिर होला बार्सिलोना कार्ड में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो अगर आपको पता नहीं है कि ये टी कैजुअल एंड होला बार्सिलोना कार्ड क्या है, तो प्लीज़ जाके देखिए मेरा लास्ट व्लॉग, जिसके अंदर मैंने इन दोनों ही कार्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और ये फनिकुलर आपको ले ही जाएगा एक स्टेशन पे जिसका नाम है मोंजुइक केबल कार स्टेशन, और वहाँ से आपको मिलेगी केबल कार। और ये है टेलीफोनिक दे मोंजुइक, और यहाँ से आप ले सकते हैं केबल कार जो आपको लेके जाएंगी मोंजुइक टॉप पर, जो कि एक कासल है, और आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू हाउ यू कैन ऑल्सो गो देयर। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ी सी लंबी लाइन होगी, आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में सिर्फ आपको मिलेगी 2 वेज टिकट। यहाँ पे आप खरीद सकते हैं 1 वे। सो इफ़ यू बाय 1 वे टिकट देन यू विल सेव अराउंड 3 यूरोज़। इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, और आप मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो इससे भी मज़ेदार होगा, क्योंकि मैं आपको लेके जाऊँगा सबसे फेमस प्लेसेस इन बार्सिलोना। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।